नमस्कार। थ्रू लिटरेरी लेंस के इस अंक में मैं डॉक्टर विनोद आसुदाणी आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, इस मंच पर हम लोग साहित्य की अलग अलग विधाओं पर चर्चा करते हैं। कभी किसी लेखक की कहानी, कभी किसी का उपन्यास, कभी किसी की गज़ल या कभी किसी का प्ले। दोस्तों, आज काफ़ी वक्त के बाद हम शायरी की ओर रुख कर रहे हैं और आपके लिए आज हम लाए हैं एक गज़ल, और गज़ल भी अपने जाने पहचाने शायर की। आपका तारुफ उनसे बाकायदा पहले भी हम करा चुके हैं। जी हाँ, मैं इस्तकबाल करता हूँ इस गज़ल की महफ़िल में जनाब राजेश आसुदाणी रकीब। शुक्रिया विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रकीब साहब ऐसा कहें कि गुज़रे 3 दशकों से शायरी से वाबस्ता हैं और आपकी सिंधी हिंदी में गज़लों के मजमूए शाया हो चुके हैं। आप साहित्य अकादमी और अन्य इदारों में जो कवि सम्मेलन मुशायरे होते हैं, बाकायदगी के साथ आपकी शिरकत उसमें होती है। आप रोमानी शायर के बतौर आपने शायरी के मैदान में कदम रखा, किंतु अपने तजुर्बों के साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़े, आपकी शायरी में दर्शन की झलक मिली, फ़िलॉसफ़ी की झलक मिली, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के आयाम दिखाई देने लगे, सामाजिक चिंतन भी कहीं कहीं झांकता नज़र आता है। तो इस दृष्टि से देखें कि आपकी शायरी जो है वो मल्टीपल लेवल्स पर हमारी संवेदनाओं को, हमारे जज्बात को, हमारे एहसासात को इवोक करती हैं। और आप एक दानिश्वर हैं, आलिम हैं, बैंकर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और आपने वकालत की भी पढ़ाई की। तो आपकी गज़लों में कहीं न कहीं ये सारे मौजू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिखाई देते हैं, और इसलिए आपकी शायरी कभी कभी सुनने वालों के लिए कुछ मुश्किलात भरी भी हो जाती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने आप सभी का तारुफ रकीब साहब की शायरी से जितना मुझसे बन पड़ा मैं करा चुका हूँ। तो अब आए और उन्हें हम गज़ल कहने के लिए बुलाएं और दावत दें, और पहले उनकी गज़ल सुन लेते हैं और फिर उसी गज़ल पर रकीब साहब के साथ हम गुफ्तगू भी करेंगे, ताकि गज़ल के छुपे हुए पहलुओं को हम ठीक से समझ पाएँ और उनकी वजाहत कर पाएँ। तो आइए रकीब साहब। जी विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ी तारीफ़ कर दी मेरी, पता नहीं इसके लायक भी हूँ या नहीं, पर ये जो गज़ल आज मैं सुना रहा हूँ, ये दरअसल मेरा एक मजमूआ अभी गज़लों का शाया होने जा रहा है, और उसकी एक कह सकते हैं आपकी उन्वानी गज़ल है। वाह वाह। जी, इसका जो रदीफ़ है वही उस का जो है टाइटल है जी जी। किताब बहुत का। जल्द आपके हाथों में ये नया मजमुआ जी गज़ल का होगा। तो मैंने सोचा पहले क्यों नहीं ये गज़ल शेयर कर दी जाए अपने श्रोताओं से। तो उसका टाइटल कुछ यूँ है कि लेकिन फिर भी। लेकिन फिर भी। जी, लेकिन फिर भी। तो इस गज़ल का भी यही रदीफ़ है, लेकिन फिर भी। तो लाइज़ा है, सुनिएगा और देखिए मतलब कुछ यूँ है कि खूब नमी है लेकिन फिर भी। वाह जी, खूब नमी है लेकिन फिर भी। आग लगी है लेकिन फिर भी। वाह। खूब नमी है लेकिन फिर भी आग लगी है लेकिन फिर भी जीवन अपना यूं सोचो तो, जीवन अपना यूं सोचो तो बंद घड़ी है।
वाह, लेकिन फिर वाह, भी वाह, वाह। जीवन अपना यूं सोचो सोचो तो तो। बंद घड़ी है, लेकिन फिर भी दूर गए सब जग के वासी, हम्म, पास खड़ी है, लेकिन फिर भी वाह। दूर गए सब जग के वासी, पास खड़ी है, लेकिन फिर भी और गिरता उठता फिर चलता हूँ, हम्म, गिरता उठता फिर चलता हूँ, हाथ छड़ी है, लेकिन फिर भी हाथ छड़ी है, लेकिन फिर भी कितनी सांसें सदमे कितने मनोज जी, वाह, वाह। कि कितनी सांसें सदमे सदमे कितने, बात सही है, लेकिन फिर भी कितनी सांसें सदमे कितने, बात सही है, लेकिन फिर भी सदियां सपने सूरज दुनिया, हम्म, सदियां सपने सूरज दुनिया, रात वही है, वाह, लेकिन वाह, फिर वाह, भी वाह, भाई, वाह। सदियां सपने सपने, सूरज फिर भी दुनिया, रात वही वही है, लेकिन फिर भी और उसकी दुनिया अपनी दुनिया, वाह, वाह। उसकी दुनिया अपनी अपनी दुनिया, दुनिया। एक कमी है, लेकिन वाह, फिर वाह, भी वाह, वाह। उसकी दुनिया अपनी दुनिया, एक कमी है, लेकिन फिर भी तेरी हसरत तेरी तमन्ना, तेरी हसरत तेरी तमन्ना, उम्र कटी है, लेकिन फिर भी तेरी हसरत तेरी तमन्ना, उम्र कटी है, लेकिन फिर भी माँ की आंखों में आंसू क्यों, माँ की आंखों में आंसू क्यों, गोद भरी है, लेकिन फिर भी गोद भरी है, लेकिन फिर भी खारापन है नस नस में, पर साथ नदी है, लेकिन वाह, फिर भी वाह। खारापन है नस नस में, पर साथ नदी है, लेकिन फिर भी उठती है वो आंखें मलती, उठती है वो आंखें मलती, नींद अभी है, लेकिन फिर भी नींद अभी है, लेकिन फिर भी दुनिया से हारे वो क्यों कर, वो लड़की है, लेकिन फिर भी दुनिया से हारे वो क्यों कर, वो लड़की है, लेकिन फिर भी रास्ते मंदिर को जाते हैं, वो चलती है, लेकिन फिर भी रास्ते मंदिर को जाते हैं, वो चलती है, लेकिन फिर भी खूब नमी है, लेकिन फिर भी आग लगी है, लेकिन फिर भी जीवन अपना यूं सोचो तो बंद घड़ी है, लेकिन फिर भी वाह। रकीब साहब, आपकी ये गज़ल कई अर्थों में नयापन, ताजगी लिए हुए है और सुनने वालों को बहुत गहराई से मुतासर करती है। अब जैसे कि मैंने कहा, इसमें कुछ अशियार ऐसे हैं जो रोमानी रंग लिए आते हैं, कहीं पर आपको समाजी फिक्र दिखाई देता है, और कुछ अशियार ऐसे हैं कि बिल्कुल जो रकीब साहब के लहजे के हैं। तो जी बिल्कुल, आपका हर शहर का एक अपना लहजा होता है, जी, और वो लहजे के भी 2-3 शेर जी मुझे लगा कि इसमें मौजूद हैं। और जहाँ तक बहर का वज़न का सवाल है, तो ये 16 मात्राओं में जी बिल्कुल फैलुन 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 4 बार, और जैसा मैंने कहा रदीफ, लेकिन फिर भी, और इसी लेकिन पर फिर मैं भी। आपकी राय चाहूँगा मनोज जी, जी। लेकिन फिर भी हाँ, जो चीज़ है, हाँ, वैसे तो भाई तजाद एक बहुत कंट्राडिक्शन जिसको कहते हैं, जी बिल्कुल, वो बहुत एक स्टेपल है उर्दू शायरी का, बिल्कुल, और बहुत बार कई सारे होता शेर है। तज़ाद पर, जो उनकी बुनियाद तज़ाद पर होती होती है, है। और इसका मतलब भी तज़ाद पर है। आप जी देखें, जी बिल्कुल, खूब नमी है, लेकिन फिर भी आग लगी है, लेकिन फिर भी। और कहीं ना कहीं ये बात है मनोज जी, जैसा किसी ने कहा था, किसी का कोट मुझे याद आता है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ट्रूथ, एक जो नॉर्मल ट्रूथ्स, जी, द अपोजिट ऑफ विच इज फॉल्सहुड, हाँ, दूसरे होते हैं प्रोफाउंड ट्रूथ्स, बिल्कुल, द अपोजिट ऑफ विच इज इक्वली ट्रू। हाँ, बिल्कुल, जी,
तो ये कहीं ना कहीं जो बात है ना कि आग तो लगी है लेकिन खूब नमी अपनी जगह है, सारी चीज़ें। और युंग ने भी कहा है कि और सिमन डी बायर ने भी ये चीज़ बड़ी आसानी से कही है, एथिक्स ऑफ एम्बिग्यूटी, बिल्कुल। कि ये जो एम्बिग्यूटी है, हम कंट्राडिक्शंस में जीते हैं, हम तजाद में जीते हैं। और ये तजाद यूँ नहीं है कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें और नेट इज़ ज़ीरो या नेट इज़ वन या नेट इज़ टू, ऐसी बात नहीं नहीं, वही कि जी। मैं ये कहने का जी। प्रयास कर रहा था जी कि मैथमेटिकली शायद एक दूसरे को तजाद या साइंटिफिकली एक दूसरे को तजाद कैंसिल आउट करते भी हों, जी जी लेकिन अदबी लिहाज से हाँ, या हमारे तसव्वुर के लेवल तसव्वुर पर के लिहाज से कभी भी मैं ये वो कहूँगा जीवन के लिहाज जीवन से के लिहाज से भी कि वो जैसे आग जलती है तो पानी सूख जाता है, वो साइंटिफिक अप्रोच हो गया। जी लेकिन आपके जीवन में आपके दिल के किसी कोने में कहीं आग भी जलती है और किसी दूसरे कोने में बर्फ पिघलती भी नहीं है। तो जी। ऐसा मुमकिन है अदबी दुनिया में या ज़िंदगी की दुनिया में, क्यों अदब और ज़िंदगी ये अलग अलग नहीं है। क्यों अदब जो अपनी रवायतें लेता है वो ज़िंदगी से, और ज़िंदगी हम चाहें ना चाहें, हमें पता हो ना पता हो, लेकिन अदबी सच पर ही ज़िंदगी की बुनियाद है। अगर अब इस बात को हम समझ लें बिल्कुल तो शायरी को समझना और उसको इंजॉय करना भी आसान हो जाएगा। बहुत सारे लोग शायरी को इसलिए नहीं समझ पाते या इसलिए उसका मज़ा नहीं ले पाते क्योंकि इस प्रकार के जो तज़ाद हैं, इस जी। प्रकार के जो कंट्रडिक्शंस हैं शायरी में एक साथ आते हैं एक साथ आते और वो हैं और साइंटिफिकली समझने का प्रयास करते हैं, इसलिए शायरी का मज़ा चला जाता जो है। ना हम किसी क्लासिकल फिजिक्स के फार्मूले को समझने की कोशिश करें, हाँ। उस तरह से लोग प्रयास करते हैं शायरी को समझने और जीने का, जबकि ऐसा होता तो नहीं। शायरी को समझने के लिए एक नज़रिया होता है और वो नज़रिया आपके क्लासिकल साइंस के रूल से बंधा हुआ नहीं होता है। अभी विनोद जी, मेरी पहले से फ़िक्र, बचपन से मेरी जो फ़िक्र रही है, मुझे याद है मैं कॉलेज में था तो हमारे लॉजिक के जो प्रोफेसर्स होते थे उनसे मेरी बड़ी बड़ी बहसें हो जाती थी। वो यूं कि कहते हैं एनीथिंग इज आइदर ट्रू और फॉल्स, नथिंग कैन बी बोथ ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ मैं उलझ जाता था सर, अब उनसे। आपके वो लॉजिक के प्रोफेसर ने जी। कभी शायरी नहीं पढ़ी शायरी होगी नहीं पढ़ी होगी या तो, समझ में नहीं आई होगी। तो समझ में नहीं आएगी। और मैं तो उसके जीते जागते उदाहरण, जैसे मैं कहूँ कि आई लव समबडी, ठीक है, हाँ। बट इट इज इक्वली ट्रू दैट आई हेट दैट पर्सन Sometimes you Sometimes. hate some of the aspects. सम ऑफ द एस्पेक्ट्स। और ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है। तो इधर और नहीं होता है। इधर और की बात वहाँ नहीं होती है। होती तो है। इसमें पहले हम समाजी फिक्र के हवाले से जी जो आपके शेर आता है, खास करके वो माँ वाला शेर। जी, माँ की आंखों में आंसू क्यों, जी। गोद भरी है लेकिन अब फिर ये भी- कितनी बड़ी बात है कि माँ के पास संतान होती है, बेटे बेटियां होने के बावजूद भी कभी कभी एक खालीपन सा आ जाता है, या इस खास करके ऐसे जब में बुढ़ापे में एम्प्टीनेस एम्प्टीनेस आ जाता जिसको है। बोलते हाँ, हैं। और उसको ऐसा लगता है कि इतने सारे संतान होने के बावजूद भी खालीपन है, गोद कहाँ, मतलब कैसे भरी है। कैसे तो भरी ये एक हकीकत है, जिंदगी की हकीकत है। कई सारे हम आसपास लोग देखते हैं जो और अपने आज तो अकेलों की संख्या बढ़ रही है, सीनियर ना। सिटीजन्स की, बढ़ रही चाहे है। जो भी वजह है, उसकी सांस्कृतिक वजह जो भी है हो, या आर्थिक जो भी वजह वजह हो। तो ये शेर अपने आप में एक बहुत बड़ा सामाजिक चिंतन, समाजी फिक्र हमारे सामने लिए आता है। तो ये भी शायर का फ़र्ज़ है कि जिस समाज में वो उठता बैठता है, उस समाज में जो आसपास घटित हो रहा है उसे फ़नी अंदाज से अपने गज़ल में ले आना, और जिसको रकीब साहब बखूबी जानते हैं कि कैसा करना जी है। विनोद जी, आपने उर्दू वाला फनी कहा, मैं क्लैरिफाई कर दूं, आजकल के बिल्कुल। नौजवानों को फनी मतलब जी, फनी इज आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। जी जी, फन से बना है। तो funny। आपका चाहे वो सोशल इशू ही क्यों ना हो, जी। इट हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन एन आर्टिस्टिक मैनर इन द पोइट्री। अब इसी हवाले से अगर आखिरी के आप 3 शेर देखें, लड़की जी। वाले तीनों शेर, हाँ, ये भी तीनों एक जो शेर हैं। एक खास करके उसकी वजाहत मैं चाहूंगा, जी। जो मंदिर वाला शेर है, थोड़ा जी, सा जी, जी। उसको आप सुनने वालों के लिए थोड़ा सा हाँ, उसका बिल्कुल। खुलासा कर दें। बिल्कुल। और उससे पहले यूं कहा कि उठती है वो आंखें मलते, जी, है ना, नींद अभी है लेकिन फिर भी, देखिए समय हो जाता है, कई सारी लड़कियां आज भी घर के काम करती हैं और वो टाइम बाउंड होता है, सुबह सवेरे उठ के उनको काम करने पड़ते हैं, फिर कॉलेज स्कूल जाना पड़ता है, जो भी है। तो ये बर्डन ऑफ जो डोमेस्टिक वर्क है आज भी लड़कियों पर बहुत ज़्यादा है। मैं कोई लड़के नहीं करते घर के काम आज भी, बहुत सारी जगह, ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं करते। तो ये शेर आप उस अंदाज में भी समझ सकते हैं उसको, दुनिया से वो हारे क्यों कर, हाँ। वो लड़की है लेकिन फिर भी। अब इसमें सदियों की बात आ गई है कि लड़की होना अपने आप में एक हारने का पर्याय बन चुका था। आज शायद हम धीरे धीरे वो कर रहे हैं कि नहीं, तो क्यों हारे, कैसे हारे दुनिया से वो।
तो वो लड़की है, क्योंकि लड़की होना, ये जेंडर डिस्पैरिटी जो है, ये बायोलॉजी से शुरू होके और जो सोशियोलॉजी तक पहुंचती है तो बहुत भयंकर रूप धारण कर तो लेती है। वो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे जो औरतें हैं, जी they have internalized their secondary positions, and that's why they are not even ready to challenge this gender जी disparity. और फिर वो चैलेंज भी कभी कभी हाइपर एग्रेसिव भी हो जाता है। वो बात वो भी एक एक अलग हो अलग जाती है। किस्सा हो गया वो। तो कहीं ना कहीं आप उस पर ये जो शरीर का जो अंतर है उसको हम किस तरह से मनोवैज्ञानिक और सामाजिक धरातल पर इतना भयंकर बना देते हैं कि औरतों का जीवन जो है बड़ा कष्टप्रद हो जाता है कई मायनों में, बिल्कुल कई मायनों में हो जाता है। तो और तो ये जो शेर है कि हाँ रास्ते मंदिर हो हाँ जाते ये हैं, शेर पर थोड़ी सी बात करें। वो चलती है। लेकिन फिर अब डिस्क्रिमिनेशन यहाँ भी है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, महिलाओं के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा है। और मैं क्या कहूँ, मतलब कहने में भी बड़ा अजीब लगता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय भी दिया था, एक मंदिर में वर्जित था प्रवेश एक उम्र में 10 से लेकर 50 साल तक की महिलाओं का, तो एक निर्णय भी आया सुप्रीम कोर्ट का कि ये गलत बात है। 4-1 निर्णय था। अब आपने कहा कि मैंने वकालत की पढ़ाई भी पढ़ी है, जी, तो आप वो उस बात से हम हमारा तारुफ भी करा सकते तो हैं। वो मेजॉरिटी डिसीजन था 4:1। वन इंटरेस्टिंग बात है, जो वन डिसेंडिंग ओपिनियन था वो एक महिला जज थी, उन्होंने कहा नहीं ये कोई डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं है, ये रिलीजियस की बात है तो इसमें कोई। लेकिन 4 जो मेल जजेस थे उन्होंने कहा नहीं ये डिस्क्रिमिनेशन है। अब मजे की बात उसके बाद होती है मनोज जी कि वो निर्णय आज तक अमल में नहीं आया। साहब ये तो फिर एक मामला ही अलग है। जी मामला ही अलग है, लेकिन मतलब अमल में कोई निर्णय तब आता है जब पॉलिटिकल विल हो उसको अमल में लाने की। तो आप बतौर एक शायर जी ये सारे जो सामाजिक कंट्राडिक्शंस हैं, सोशल कंट्राडिक्शंस जो है जी उसकी और आप इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल एक रिलीजियस, भाई रिलीजन जो है लड़का लड़की में भेद क्यों करे? अब वो चलती है, लड़की प्रयास कर रही है, चल रही है रिलीजियसली। आज भी प्रीस्ट और पंडित और बहुत सारी लड़कियों को इजाजत नहीं होती है बनने की। बहुत सारे समाजों में, जैसे हमारे समाज में भी लड़कियां अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होती हैं, शमशान घाट पर जाती नहीं है। तो ये भी अगर सोचें तो कहीं ना कहीं जो है वो और कई बार मेंस्ट्रुएशन के दौरान, माहवारी के दौरान मंदिरों में अगर वर्जित होता है, प्रवेश होता है। और यहाँ तक भी कहा गया है एक ज़माने में, हालांकि बिल्कुल गलत कहा गया, कि आत्मा तो सब में है बस औरतों में नहीं है। अब बहुत सारी बातें हैं जी। तो लेकिन शायर का काम है इशारा करना। शायर का काम ये नहीं है कि कोई आंदोलन खड़ा करे। शायर का ये काम नहीं है कि कोई सॉल्यूशन, एक समाधान दे दे, हल बता दे। तो ये समझी फिक्र के लिहाज से आपके कुछ अशियार थे। और फिर एक रूमानी रंग भी हमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाई दे रहा है इस गजल के शेरों में कि जैसे एक अपने जो वो कह रहे हैं आप, पास खड़ी है, हाँ पास खड़ी है, दूर गए सब जगह बासी, पास खड़ी है। लेकिन ये कमिटमेंट की बात है, ये कमिटमेंट की बात है। अब बाज लोग मुझे ये पूछते हैं मनोज जी, ये कौन खड़ी है पास? अब और दूर गए कौन खड़ी, मतलब ये वैक्यूम सा लगता है शेर। पहली बात मैं ये कहूँ कि शायरी में जो भी प्रोनाउंस आते हैं, नाउंस नहीं आते, प्रोनाउंस आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि दे कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय एनी नेम दैट इज देयर इन योर माइंड। और वही तो खूबसूरती है शायरी की। वरना तो यूं है कि दुष्यंत कुमार थे, हिंदी के बहुत बड़े शायर थे। तो एक शेर पर उनकी बड़ी आलोचना हुई थी, वो ये इसी तरह की बात हुई थी कि न हो कमीज तो पाँव से पेट ढांपेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। तो बाज लोगों ने कहा भाई कौन लोग मुनासिब हैं, किस सफर के लिए मुनासिब हैं? नहीं साहब, तो ये प्रश्न आते ही नहीं है, ये सवाल उठते ही नहीं है शायरी के। हालांकि दुष्यंत कुमार ने तो जवाब दिया है, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढांपेंगे। इस तरह का जो रिसोर्सेज का यूज कर पाए, ना हो रिसोर्सेज, तो ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। तो यही बात है कि दूर गए सब जग के बासी। भाई वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है, तब उस समय पास खड़ी है। लेकिन फिर तो आपके पास जो स्मृति है, आपके पास जो एहसासात हैं, आपके पास जो ख्यालात हैं, आपके पास जो तसव्वुर है, वो तो आपके पास ही खड़ा है। बिल्कुल, ये तो एक तसव्वुर भी हो सकता है और कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकती है। बिल्कुल। तो इसमें जो खास बात है, जो समझने लायक है शायरी की, तो उसको मैं ऐसा कहूँगा अंग्रेजी में कि द डिफरेंस बिटवीन पर्टिकुलरिटी एंड द जनरलिटी डज नॉट होल्ड गुड। बिल्कुल, ये बिल्कुल बारीक सी बात है। जनरलिटी एंड पर्टिकुलरिटी की जो बात है, आप अपने हिसाब से फ्री हैं उसको
इंटरचेंज करने के लिए। इंटरचेंज करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, यही तो शान है शायरी की, मैं तो ये कहूँगा। जी बिल्कुल। और दो तीन और भी शेर थे इसी हवाले में। बिल्कुल, इसी हवाले में शेर जो थे। अच्छा, छड़ी वाले शेर पे छड़ी वाला, मैं अब ये चाहूँगा। छड़ी वाला एक जी, दूसरी बात है। जी, अब मैं आपको बता दूं कि मैं और राजेश जी, जी, हम लोग विजुअली चैलेंज्ड, हाँ, दृष्टिहीन यानी नाबीना है। हाँ, तो एक सफ़ेद छड़ी आपने देखी होगा कि जो ब्लाइंड लोग अपने हाथों में लेकर के नेविगेट करते हैं अपना रास्ता, तो कहीं ना कहीं ये एक ऑटोबायोग्राफिकल जी। कहीं शेर भी बात है। हो जाती है, और फिर इसको आप प्रतीकात्मक रूप से तो ले ही सकते हैं। बिल्कुल। और छड़ी तो अलग अलग अवस्थाओं में हाथ में होती है। होती ही है। कहते हैं ना, इंसान तो ऐसा प्राणी है जो पहले 4 पैरों पे चलता है, फिर 2 पैरों पे, और आखिर में 3 पैरों पे चलता जी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो तब तो छड़ी आती है 3 पैरों पे जब हम चलते हैं, और हमारे हाथ में सदैव होती है छड़ी। तो वही है, सहारा है, छड़ी है, कोई ना कोई सहारा। इसको आप छड़ी तो को ले सहारा सकते है, हैं। हाँ, फिर भी परेशानियां हैं, फिर भी लेकिन फिर परेशानी भी है, लेकिन फिर उठता गिरता फिर चलता हूँ। सहारा तो है, फिर भी गिरना तो जारी है। क्या छड़ी है हाथ में तो आप गिरोगे नहीं? हम कई बार गिर चुके हैं। बिल्कुल। कोई सहारा है तो आप लड़खड़ाओगे नहीं। तो ऐसा इसलिए नहीं कोई भी होता। सहारा हो, यदि आपके पास दौलत है, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में आपको दर्द नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तकलीफ नहीं आएगी। जी, आपके पास ताकत है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपके पास खूबसूरती है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग आपकी बात मान लेंगे। हो सकता है छड़ी है तो आप थोड़ा जल्दी उठ खड़े हों, आसानी जी। से उठ खड़े हों। हाँ। ऐसा हो सकता है। तो सहारा चाहिए, लेकिन सहारे का मतलब ये नहीं होता है कि जिंदगी जो है वो मुकम्मल रूप से दर्द से निजात पालेगी। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं साहब, ये तो सवाल ही नहीं है। और एक शेर है, लेकिन मैं उस पर आखिर में आऊँगा विनोद जी। जी बिल्कुल। उसके पहले 2 शेर जो हाँ, हाँ, हैं हाँ। वो यूँ हैं कि साहब, कितनी सांसें सदमे कितने। हाँ, ये भी एक बात अपने सही है, लेकिन फिर जी, भी, ये और भी बहुत फिर खूबसूरत शेर है, रात जिंदगी वही से वाबस्ता है, है। सपना है, सपने दुनिया सूरज वही है, अब सपने ये सदियाँ। जो कहा आपने कि जी। रात वही रात है, वही है, लेकिन फिर भी। तो हमारे पास सपने हैं, हमारे पास सदियाँ सूरज गुजरी है, हैं, एक आगे चढ़ने का। सदियों से इंसान, सदियों से कोशिशें कर रहे हैं हम लोग। भाई कहते हैं 1 लाख साल पहले कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुई, 70,000 साल पहले धीरे धीरे, और आग तो 4 लाख 3 लाख साल पहले इंसान हाँ, में 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो हुआ। तरक्की तो बहुत हुई है, तरक्की है, बहुत हुई है, लेकिन लेकिन रात वही है। लेकिन फिर आज भी हम लोग उसी प्रकार से माइजरली, एक तो जी। सेल्फिश, कन्फ्लिक्टिंग। सेल्फ सेंटर्ड, वॉर लविंग। जी, तो ये जो इंस्टिंक्ट्स कहूँ या इमोशंस कहूँ या कंडीशनिंग्स कहूँ, तो ये क्यों नहीं कम हो पा रही है? शायर की जो चिंता है, शायर की जो परेशानी वो है कि सपने सूरज सब है हमारे पास, सब हर प्रकार के वसीले हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम जिंदगी की सुख सुविधाओं के, तरक्की के। वी आर स्टिल अ फेल्ड प्रोजेक्ट, जैसा We एक are failed फिलोसोफर ने project। कहा है। बिल्कुल तो अब तक लाखों साल गुजर गए, अब तक तो हमको स्वर्ग में होना चाहिए था, अच्छी जिंदगी होनी चाहिए बिल्कुल। थी, देखा जाए तो। लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कंटिन्यू टू सफर, मेजॉरिटी। और मटेरियली तो सफ़र कर ही रहे हैं। डिजीज़ है, फेमाइन है ना, प्लेग है, फेमाइन है, वॉर है, कन्फ्लिक्ट्स हैं, और इंटरनली भी कर रहे हैं Internally भी सफ़र, कर मानसिक रूप से भी कर रहे हैं सफ़र। बिल्कुल। तो तो ये ये रात वही है। तो ये जो एक फिक्र है आपका, मुझे लगता है कि ये एक आलमी फिक्र है, जिसको मैं कहूँगा कि आलमी फिक्र है। दिस इज अ यूनिवर्सल कंसर्न। कॉस्मिक लेवल पे ये पर बात भी आप ले जा सकते चली हैं जाती है। इसको कि दिस इज अ यूनिवर्सल कॉस्मिक कंसर्न। मतलब हर व्यक्ति जो संजीदगी से सोचने की कुव्वत रखता है, जी। उसको जरूर ये शेर मुतासर करेगा। मुझे रात वही है वाली लाइन तो हॉन्टिंग, मुझे खुद की हॉन्टिंग लाइन लगती है। हाँ, वो। आप सोचें जी। आप एक समझने के लिए कहता हूँ कि आप सोचें जी। कि इफ यू विटनेस अनएंडिंग नाइट, कैसा लगेगा? अभी ना Endless खत्म होने वाली night। रात, तो अगर कैसा चलती लगेगा रहे। आपको? तो ये रात वर्डली नहीं है, लफ्जी माने नहीं लेने हमें इसे। हमें एक उस सिंबॉलिक लेवल पर ले जाना है कि हमारे अज्ञान की रात, परेशानियों की रात, दर्द की रात, जुल्म की रात। जुल्मत कदे में मेरे हाँ। शब गम का जोश है, जी जी। एक शम्मा है दलील सहर, सो खामोश है। सो खामोश है, गालिब कह सो रहे हैं। खवास साहब, जी, आपने जी। दिल खुश कर दिया साहब। लेकिन विनोद जी, बात सही है, कितनी सांसें सदमे कितने, जी जी। बात सही है, लेकिन फिर भी कोशिश तो अरे, जारी है ना। जी बिल्कुल। यही जो एक जिसको हिंदी में जिजीविषा कहते हैं, जी। एक जो एक कमिटमेंट है, कंसर्न है जीने का, वो तो है। चाहे कितने भी परेशानियां आ जाएं, तकलीफें आ जाएं, फिर भी तो जीना है ना। जिंदगी तो जिंदगी है। हाँ बिल्कुल, तेरी हसरत तेरी तमन्ना, उम्र कटी है लेकिन फिर भी उम्र कटी अब भी है। अब भी है। हाँ। सबको मिले जिसे आप चाहते हैं, जिसके साथ आपकी मोहब्बत होती जी। है,
वो शख्स आपको मिले ना मिले, लेकिन उसकी हसरत हसरत जो होती है वो अमर होती है। उम्र होती है, चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई, वाह वाह, नीरज ने कहा था ना। जी बिल्कुल। तो वही बात है। और फिर यूं कि साहब खारापन है नस नस में, पर हाँ। साथ नदी है, लेकिन फिर भी खारापन है फिर नस भी नस खारापन, में, और फिर से भी कोई नदी तजाद साथ जहाँ से है। अपन हमने चालू की थी बात की थी। कि तजाद को लेकर के ज़िंदगी चलती है, उसको रिजॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, ना ही वो रिजॉल्व होते हैं। बिल्कुल, होते भी नहीं है। और अब जिस शेर के लिए शायद मैंने ये पूरी गज़ल कही, वो शेर तो यूं है कि जीवन अपना यूं सोचो तो हाँ, बंद घड़ी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये बैद जदीदियत का, यानी पोस्ट मॉडर्न सेंसिबिलिटी का शेर है कि ज़िंदगी हमारी देखें तो बहुत रफ्तार के साथ चल रही है, टेक्नोलॉजिकली, लाइफ इज बीइंग लिव्ड एट द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी एक बंद घड़ी है जो बिल्कुल भी नहीं चल रही है। सुबह जहाँ से की रात तहाँ। तक हम एक मोनोटोनस रिपीटेटिव टास्क्स करते हैं। भाई खुश तो हम भी थे ज़माने की तरक्की से, मगर हाँ, हैं? क्या खबर थी कि चला आएगा अल्हाद भी साथ। खुश तो हम भी हैं ज़माने की तरक्की से, मगर लबे ख़ानदान से निकल जाती है फरियाद भी भी साथ। साथ। तो ये बंद घड़ी की जो तशबीह आपने दी है, जी। जो एक मेटाफोर आप लाए हैं, मुझे लगता है उससे एक सोचने वाली बात हमारे जहन में आ जाती है कि भाई आप भाग दौड़ कर रहे हैं, जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वक्त नहीं है, ना किसी से मिलने का वक्त है, ना किसी से गुफ्तगू करने का वक्त है, जी। ना किसी से मोहब्बत करने का वक्त है। है। तो आखिरकार हम कर क्या रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, कौन सी तरीकी कर रहे हैं? भाई ये तो इतने अप्लायंसेस हैं, इतने डिवाइसेस हैं, यूँ तो समय होना चाहिए था हमारे बिल्कुल पास होना तो। चाहिए। बिल्कुल, जब एग्रीकल्चर में हम लोग खेतों में जाते थे, शाम को घर जाते, फिर भी 4-5 घंटे रहते थे उनके पास। बिल्कुल रहते अब तो थे। साहब आप 15 मिनट में ऑफिस पहुंच जाते हैं, 1 सेकंड में पूरी दुनिया से गुफ्तगू कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं। तो ये वक्त जाता कहाँ है? भाई मुझे याद आता है, गालिब गए थे कलकत्ते, जी जी। 2 साल लग गए थे हाँ साहब, आने जाने में। वजीफा लेने के लिए हाँ? कुछ वो आज आप पेंशन के लिए पेंशन गए लेने के थे, लिए। तो आज आपका मान लीजिए कोई सरकारी काम अटके भी कलकत्ते में, जी, जी। आप चले जाएं तो बहुत हो गया तो 4 दिन में आ जाएं। हाँ साहब, 1 हफ्ते में आ जाएं। तो फिर भी बंद घड़ी की तरह हमारा जीवन ऐसा खड़ा क्यों हो गया है? वही तो। कुछ तरक्की, कोई मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हम और करीब आते जा रहे हैं, या हमारे जो ताल्लुकात हैं उसमें खुलूस बढ़ रहा है। ऐसा कुछ भी कभी भी शायद महसूस नहीं होता। कई शख्सी स्तर पर होता भी होगा, जी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें Overall- कि जो इंटरेक्शंस हैं ह्यूमन बींग्स के आपस में, उनमें ये चीज़ें विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं देती। नहीं दिखाई तो देती, ये एक भी एक शायद माहौल, एक एम्बियंस नहीं एम्बियंस है क्रिएट नहीं हो पा रहा जो है। पहले फ्रेटर्निटी वाला एम्बियंस हुआ करता होगा। हुआ बचपन में, याद है विनोद जी, हुआ करता था। मैं क्यों महफिलें बोलती होती हूँ, थी, लोग महफिलें आपस होती में थी। बैठते थे, गाते थे, बतियाते थे। और आप बाहर भी मौसीकी चले जाएं, होती मान थी। लीजिए आप ट्रेन में चले जाएं, तो एक दूसरे का सहारा होता था कि कहीं कुछ हो भी जाए तो एक लोग बाग हैं आसपास। जी। आज कोई सहारा नहीं। आज एवरीथिंग हैज बीन आउटसोर्स्ड टू द एजेंसीज। And rather, I would like to say everything has been outsourced to technology. टेक्नोलॉजी अब तो वही डाटाइज्म वाली बात आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो भाई चोट लगती थी तो पहले भी जख्म होता था साहब, दर्द होता था, पर एक पल में ख़त्म होता था। अब तो यारों से भी मिलने की नहीं आस रही, पहले दुश्मन से भी मिलने का धर्म होता था। धर्म होता था। वाह, डॉक्टर धर्म हनुमंत होता नायडू, डॉक्टर हनुमंत हनुमंत नायडू नायडू साहब नागपुर से वाबस्ता थे, बहुत बड़े गजलकार हैं जिनके पास एक पुख्ता कलम हुआ करती थी। बिल्कुल। तो ये लेकिन बंद घड़ी है। पहली बात तो 2 बातें और हैं इस शेर जी, में विनोद जी, जी। मैं कहूँगा। हमारे किसी ने कहा था, मित्र ने, भाई वो तो ठीक है, पर यूं सोचे ही क्यों? जीवन अपना यूं सोचो तो। अब आप यूं क्यों सोचें? नहीं, अब यूं इसलिए जी। सोचो कि मैं यहाँ पर आपको एक थॉमस हैरिस जी, की जी। एक किताब है, जी। आई एम ओके यू आर यू आर ओके। ये एक ट्रांजेक्शनल एनालिसिस की थ्योरी है। उस थ्योरी में हम यहाँ नहीं जाते हैं। हाँ। उसके जहाँ तक मुझे याद है, जो एडिशन मैंने पढ़ा था, 221st पेज पर जी जी जी। एक वाह। सेंटेंस लिखा हुआ क्या था। हाफजा है विनोद जी आपका, क्या मेमोरी है, मानना तो वो पड़ेगा आपका, ये है? उन्होंने कहा कि देयर आर ओनली 2 कैटेगरीज ऑफ द पीपल। जी। द फर्स्ट, दोस हु आर ट्रबल्ड वंस, हाँ। एंड द सेकंड हु आर अनट्रबल्ड। अनट्रबल्ड। अनट्रबल्ड का मतलब है वो यूं नहीं सोचते। यूं नहीं सोचते, बस वो आप ये यूं समझ नहीं लीजिए कि वो यूं सोचते। नहीं सोचते हैं। तो हमने जब यूं सोचा तो ट्रबल्ड तो लोग हमें हैं। लगा कि जिंदगी तो बंद घड़ी जी, है। वो ट्रबल्ड लोग हैं। ट्रबल्ड का मतलब ये आप थोड़ा सा समझे। ट्रबल्ड जी। यानी दोस हु आर सेंसिटिव इनफ, जिनके पास सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी, हाँ जी। ये दोनों चीजें
आज के दौर में भी मौजूद हैं, हम्म। जो दूसरों का दुख देख करके दुखी होते हैं, वो ट्रबल्ड है। हाँ, तो वही लोग हैं जिनके पास एक कीन ऑब्जर्वेशन है कि हो क्या रहा है। यदि आपके पास यही नहीं है, आप यही नहीं सोच पा रहे कि हो क्या रहा है, तो फिर आप दूसरे कैटेगरी हाँ, अनट्रबल्ड हैं आप। हाँ, तो आप ये ख्याल करें, ये थॉमस एडिस का सेंटेंस बहुत बिल्कुल, बहुत गहरे चला बहुत जाता है, गहरे चला बिकॉज आपके बहुत। रोबोट्स और एआई दे आर They are untroubled. मशीन्स आर अनट्रबल्ड। दे आर अनट्रबल्ड। चाहे उन्हें सारी दुनिया की जानकारी आप दे दें एक रोबो को, चाहे एफिशिएंटली सारा काम कर ले, लेकिन वो अनट्रबल्ड है। अनट्रबल्ड है। लेकिन इंसान चाहे कम काम करे, इम्परफेक्ट काम करे, चाहे काम न करे, तो भी वो ट्रबल्ड है। उसके मन में कुछ होता है, हलचल होती है, कुछ कुछ होता वलवले है। उठते हैं, कुछ दर्द की पीड़ा उठती है। तो ये दर्द जो है, मुझे लगता है जी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो कुछ कुछ होना है ना, हाँ, हाँ। वो तो फिल्म भी है मनोज जी। और एक कहा शायद हरारी या किसी ने जी, कहा जी। था कि द पेन इज द इम्पोर्टेंट हाँ। मेजरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का है कि व्हाट यू डोंट वांट, वो जो चॉइस, एक पेन है, एक्सपीरियंस ऑफ पेन, कि हमें नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, ये बदलाव होना चाहिए, जी। ये बदलना चाहिए, ये हरारी नहीं कहा है। तो ये कॉन्शियसनेस को consciousness। समझने का एक दर्द भी एक तरीका है। आपके बिल्कुल। मन में जितना गहरा दर्द उठेगा, Yes। उतना ही आपका कॉन्शियसनेस अधिक पैना है, तीव्र है, इंटेंस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये- यही कॉन्शियसनेस का एक्सटेंशन है। एम्पैथी इज द एक्सटेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। बिल्कुल, बुद्ध की करुणा। आप अगर दूसरे की चेतना को अनुभव कर सकते हैं, जी, या जी। अनुभव न भी कर सकें पर समझ सकते हैं, बिल्कुल, या एक मैं अनुभव ही कहूंगा, शब्द पर्याप्त शब्द नहीं है मनोज जी। अनुभव तो डायरेक्ट अनुभव नहीं हो सकता, डायरेक्ट अनुभव नहीं हो समझ सकता। जो है वो इंटेलेक्चुअल हो गई। यानी मैं ये कहूँ कि इफ यू आर एबल टू तो- रिक्रिएट द यस, व्हाट अदर्स आर फीलिंग, एटलीस्ट इन पार्ट, एटलीस्ट at least in part you can recreate Recreate। imaginately you can recreate, Simulate। emotionally you can assimilate। सिमुलेट इन तो योर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो बहुत जाती बड़ी। है। तो आप देखें कि शायरी जो है वो सिर्फ एक मनोरंजन नहीं है। शायरी आपको जिंदगी को एक एनालिसिस करने का एक तरीका है, और उस एनालिसिस से जब आप गुजरते हैं, उस प्रक्रिया से जब आप गुजरते हैं, और तो आपकी जिंदगी की समझ कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो बिल्कुल। यही शायरी है कि शायरी अलग अलग चीज़ों को बहुत आसानी के से ले साथ आती ले है। आती है। और जीवन बंद घड़ी यूं है कि पुरातन से पुरातन बातें, चाहे वो रेप हो हम्म। या मर्डर हो, जी। आज भी हुआ चला आ रहा है, हुआ चला आ रहा है। बिल्कुल। तो कम से कम अगर हम सही में, हमारे पास तहजीब होती, तो कम अगर से हम कम- कल्चर्ड होते, तो कम से कम ये दो चीजें तो बंद हो जाती। और चाहे मान लिया, स्पष्टीकरण देते हैं लोग कि ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को ले आते हैं, और बिल्कुल सही बात है। हम आज भी अपने आप को सवाना अफ्रीका में समझते हैं, और उसी तरह से हमारे जीन्स बिहेव करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंसान होने का मतलब ये इवोल्यूशनरी चेन्स को कहीं ना कहीं हम ब्रेक करने की कुव्वत हम में है। थोड़ा बहुत तो है, थोड़ी बहुत तो कुव्वत है, और वो जिसके पास जितनी वो कुव्वत है, उतना ही वो इंसान शायद है। बहुत एक ऐसा कहना ना कि एक जहनी नुक्ते पर जी, आकर के ये गुफ्तगू रुकी है, और शुरू हुई थी शायरी से, शुरू हुई थी गज़ल से। और शायद कुछ लोग इस कैफियत के साथ बैठे होंगे कि बस शेर सुनने हैं, वाह वाह करनी है, कहीं खूबसूरती, कहीं रुमान, और थोड़ा सा समाजी फिक्र दिखाई देगा। लेकिन ये गज़ल तो न जाने हमें कहाँ 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 ले किन किन मरहलों से हम लेकर के गुजरती रही। तो इससे पहले कि हम अपने सामाइन जी। से, नाजरीन से इजाज़त लें, जी। मैं चाहूँगा कि जी। इस गज़ल के शेर आप एक ओह, बार बहुत दोहरा दें, बढ़िया। और ताकि हम वापस मैं- जहाँ से शुरू की थी बिल्कुल, बात, बिल्कुल, वो वहीं आके कर समाप्त देता करें हूँ। कि बात तुम पर ही ख़त्म होती है। हमसे चाहे कहीं की बात करो। जी। हैं? तो हम तो रकीब साहब से बात शुरू तो- की थी, उनकी गज़ल से बात शुरू की थी, तो ख़त्म भी रकीब साहब की गज़ल पर ही करेंगे। तो रकीब साहब फिर से एक बार कह देंगे, जी, और जी, अब जब मैं- हम सुनेंगे तो- तो सारे मरहले हमारे जहन में चमक उठेंगे। ताज़ा हो जाएंगे कि खूब नमी है लेकिन फिर भी, जी आग लगी है लेकिन फिर भी, जी और जीवन अपना यूं सोचो तो जी जी। बंद घड़ी है लेकिन फिर भी, वाह। दूर गए सब जग के बासी, हाँ, पास खड़ी है वाह साहब, लेकिन फिर पास भी, खड़ी है साहब। पास ये तो खड़ी जहन है। में बैठ गई साहब। जी, जी, ये जो बिल्कुल। मिसरा आपका जहन में बैठ गया। पास खड़ी है, वो है ना, पास खड़ी। कई बार ऐसे बच्चे जाग उठते हैं और हमसे पास कोई भूत खड़ा है, कोई राक्षस खड़ा है, लेकिन यहाँ ये नजाकत है, पास खड़ी है। हाँ जी, बस। है, लेकिन जी, फिर भी, बिल्कुल। और गिरता उठता फिर चलता हूँ, हम्म, हाथ छड़ी है वाह वाह। लेकिन फिर भी, कितनी सांसें सदमे कितने, बात सही है लेकिन फिर भी, और सदियां सपने सूरज दुनिया, रात वही है लेकिन फिर भी, लेकिन बहुत फिर खूब, भी, बहुत खूब। और अपनी दुनिया, उसकी दुनिया, अपनी दुनिया, एक कमी है
वाह, लेकिन फिर भी एक कमी है, और माँ की आंखों में आंसू क्यों, गोद भरी है, लेकिन फिर भी तेरी तमन्ना हसरत तेरी उम्र कटी है, लेकिन फिर भी खारापन है नस नस में, पर साथ नदी है, लेकिन फिर भी उठती है वो आंखें मलते, नींद अभी है, लेकिन फिर भी दुनिया से हारे वो क्यों कर, वो लड़की है, लेकिन फिर भी रास्ते मंदिर को जाते हैं, वो चलती है, लेकिन फिर भी खूब नमी है, लेकिन फिर भी आग लगी है, लेकिन फिर भी आग लगी है। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया और अहमद जी। दोस्तों, हम इजाज़त चाहेंगे इस वादे के साथ कि बहुत जल्द किसी और चीज़ के साथ आपके साथ मुखातिब होंगे। बिल्कुल। डॉक्टर विनोद आसूदानी को इजाज़त दीजिएगा। और मुझे भी इजाज़त दीजिए, राजेश आसवानी रकीब। नमस्कार। नमस्कार।